सो हाय एवरीवन, आज हम गेम चेंजर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। गेम चेंजर सीरीज में हम 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जीके के मिक्स्ड क्वेश्चन है, जो कि न्यू बेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने अर्जुन बैच के वन शॉट कराए हैं जीके के, उनमें हमने नहीं कवर किया है। जो एडिशनल आपके पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, उन क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने अर्जुन बैच के वन शॉट वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लो, क्योंकि पेपर के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सीरीज में हम सिर्फ वही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो हमने अर्जुन बैच वन शॉट में नहीं किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और इसकी अगर हम पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप कहाँ से इसकी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिथिरई फेस्टिवल ऑफ मदुरई इज करेक्ट। आपको कौन सा चिथिरई फेस्टिवल के बारे में जो स्टेटमेंट है वो सही है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु मंथ ऑफ मरघाजी। ठीक है, तो ये मरघाजी मंथ में नहीं होता है। ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, चलो मैं आपको चिथिरई फेस्टिवल के बारे में बता ही देता हूँ, फिर हम देखते हैं इसके बारे में। चिथिरई फेस्टिवल, अगर हम चिथिरई फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल है ये तमिलनाडु का। ओल्डेस्ट फेस्टिवल तो आपके पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ओल्डेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, जिस हिसाब से इस बार क्वेश्चन बन रहे हैं इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये चिथिरई मंथ होता है तमिलनाडु का, तमिल मंथ ऑफ चिथिरई, इसीलिए हम इसे चिथिरई फेस्टिवल बोलते हैं। जो कि यूजुअली मई अप्रैल मई में मनाया जाता है। चिथिरई फेस्टिवल कब आता है? अप्रैल मई, ये मंथ ही अप्रैल मई के समथिंग पड़ता है, तब इसका यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है चिथिरई फेस्टिवल का। अब ये चिथिरई फेस्टिवल है क्या, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो, चिथिरई फेस्टिवल जो होता है इसमें दो मेजर इवेंट होते हैं। एक मेजर इवेंट में क्या होता है, मीनाक्षी एंड सुंदरेश्वरर, इन दोनों की शादी होती है। मीनाक्षी ये एक तरह से पार्वती जी का इनकारनेशन है, और सुंदरेश्वरर अगर इनकी बात करें तो ये शिवाजी का इनकारनेशन है। तो इन दोनों की वेडिंग होती है। एक तो वो इवेंट है, मतलब कि जो मीनाक्षी अम्मान टेम्पल है उस पर ग्रांड सेलिब्रेशन होता है इस दिन। ठीक है, अभी एक तो ये इवेंट हो गया कि इन दोनों की शादी है। एक यहाँ पर इन दोनों की शादी अटेंड करने आते हैं कौन, लॉर्ड कलज हगर्स। ठीक है, जो कि किसका इनकारनेशन है, विष्णु भगवान का इनकारनेशन है। और ऐसा माना जाता है, ये पेपर में एक बार पूछा भी गया था, ऐसा माना जाता है कि ये गोल्डन हॉर्स पे आते हैं। किस हॉर्स पे आते हैं, कभी पेपर में पूछे, गोल्डन हॉर्स पे आते हैं। और ये फेस्टिवल जो वैष्णवाइट है और सेवाइट हैं उनकी यूनिटी को दर्शाता है। कि देखो, बहुत सारे लोग हैं जो वैष्णवाइट हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवाइट हैं उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, शिव जी की पूजा करते हैं। तो अब शिव जी के और विष्णु भगवान उसमें आते हैं, शादी में आते हैं, तो वो एक उन दोनों के जो डिवोटीज हैं उनकी यूनिटी आपको दिखेगी यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि चिथिरई फेस्टिवल में क्या होता है, यहाँ पर मीनाक्षी और सुंदरेश्वरर जो कि यानी शिव जी की पार्वती माँ से शादी होती है। ठीक है, वहाँ पर ये दोनों ही पार्वती और शिव जी का इनकारनेशन है, ये पता होना चाहिए। इनकी शादी अटेंड करने कौन आते हैं, कल्लज हगर्स यहाँ पे आते हैं जो कि विष्णु भगवान के इनकारनेशन है। समझ में आ गया? किस 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 उस पे आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गोल्डन हॉर्स पे आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ से आते हैं, कभी अगर आपसे पेपर में पूछे, अलगर काबिल से लेके, अलगर काबिल से कहाँ आते हैं, मदुरई आते हैं। कहाँ पे आते हैं, मदुरई आते हैं। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। ये भी माना जाता है कि ये जब तक आए थे जब तक शादी पूरी हो चुकी थी।
ठीक है, लेकिन वो ट्रेडिशनल रीति रिवाज है, ठीक है, वो उस तरह से सेलिब्रेशन होता है उन सब चीज़ों का, वो शायद आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जितना आपके पेपर में पूछा जाएगा उतना हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो पहला, मंथ ऑफ मरघजी नहीं होगा, क्या होगा आपका, चितरई होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। और ये आपका सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु में, ये बात यहाँ पे सही है। ठीक है, द सेलिब्रेटेड इन तमिल मंथ। ठीक है, तमिल मंथ दिया हुआ है, स्टेट तो फिर भी नहीं दी हुई है, तो स्टेटमेंट ये तो गलत हो जाएगा। द फेस्टिवल मार्क्स द डिवाइन मैरिज ऑफ मीनाक्षी एंड सुंदरेश्वरर। ठीक है, मीनाक्षी और सुंदर स्वरर के दिव्य विवाह को दर्शाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। लॉर्ड कल्ज अगर रिटर्न टू अलगर कोबिल राइडिंग अ सिल्वर एलिफेंट, सिल्वर एलिफेंट पे नहीं, वो किस पे आए थे, गोल्डन हॉर्स पे आए थे, तो गोल्डन हॉर्स पे ही वापस जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। द फेस्टिवल एंड्स विद अ रिचुअल बुल फाइट। ठीक है, तो बुल फाइट से ये फेस्टिवल एंड नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ सही है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अब बंदिश इज द मेन स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो बंदिश होती है तो वो मेन स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कभी पेपर में कि स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, तो हम बंदिश बोलते हैं। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और इसके यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई इट्स टू मेजर पार्ट। ध्यान रखना, बंदिश के दो मेन पार्ट होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में या डायरेक्ट बना के आपको दे देगा। एक होता है स्थाई और एक होता है अंतारा। एक क्या होता है, एक स्थाई होता है, एक आपका अंतारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, बंदिश तो स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कंपोजिशन होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक का। अगर हम बात करें उसकी कार्नेटिक म्यूजिक की, तो कीर्ति के बारे में ध्यान रखना, ये होता है मेन कंपोजिशन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक का मेन कंपोजिशन होता है कीर्ति। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। एक वर्ड और ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है गमका के बारे में, गमक, हिंदी में बोलते हैं इसे गमक। गमक का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स ऑफ नोट्स, ऑर्नामेंट्स ऑफ नोट्स। इसका मतलब क्या है ऑर्नामेंट्स ऑफ नोट्स का, तो देखो, ऑर्नामेंट्स ऑफ नोट्स का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो किस चीज़ को किस तरह से बोलना है, किसी में डेप्थ में जाके बोलना है, किसी को बहुत हल्के से बोलना है, तो मतलब स्वरों को एक तरह से कैसे बोलना है, कैसे उसको एक तरह से डिजाइन करना है, कैसे उसे संभालना है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब होता है एक तरह से कैसे उनको खूबसूरत बनाना है। ठीक है, तो ये इस गमक का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स ऑफ नोट्स। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। द NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड अब्रॉड विच लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। अब्रॉड का मतलब जो स्पेस में छोड़ी गई है। NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट, ये किस लॉन्च व्हीकल से छोड़ी गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करते हैं NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में, तो सबसे पहले ध्यान रखना, अगर इसका लॉन्च व्हीकल आपसे पूछा जाए तो ये पूछिए, इसका आंसर होगा GSLV F-15 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये जो NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये ध्यान रखना, टू प्रोवाइड एक्यूरेट, जो आपका एक्यूरेट उसकी पोजीशनिंग होगी, टाइमिंग होगी, नेविगेशन होगा, उसको प्रोवाइड करेगी और आपका जो नेविगेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगी। तो टू प्रोवाइड
एक्यूरेट पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग। तो ये क्या करेगा, नेविगेशन को इम्प्रूव करेगा, इम्प्रूव नेविगेशन सिस्टम। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर कभी पेपर में इसकी मिशन लाइफ पूछ ले कि ये मिशन जो किया जा रहा है कितने टाइम के लिए किया जा रहा है, तो 12 ईयर्स के लिए किया जा रहा है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से और हम मिशन के बारे में बात कर लेते हैं या सैटेलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, इनसैट 3DS। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनसैट 3DS के बारे में, तो ये जो लॉन्च की गई है ये फरवरी 2024 में यहाँ पे लॉन्च की गई है। और ये किस लिए की गई है, आपका वेदर और डिजास्टर मैनेजमेंट सैटेलाइट है, तो उसी को ध्यान में रखकर उसी के लिए यहाँ पर की गई है। वेदर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सैटेलाइट है ये, मैनेजमेंट सैटेलाइट। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर इसका लॉन्च व्हीकल पूछे कि ये किस लॉन्च व्हीकल से की गई है, तो ये GSLV F-14 से की गई है। लॉन्च व्हीकल पेपर में पूछा है तो ध्यान रखना, लॉन्च व्हीकल F-14 से ये लॉन्च की गई है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में जब करंट अफेयर का वन शॉट करा रहा था तो उसमें करा चुका हूँ। आदित्य L1 ये कब लॉन्च किया गया, 2023 में लॉन्च किया गया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इंडिया का पहला सोलर मिशन है, इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। इंडिया का कौन सा मिशन है, ये सोलर के केस में पहला सोलर मिशन है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर, ये जो सैटेलाइट है कहाँ पर प्लेस की गई है, तो ये L1 का मतलब होता है, कभी अगर पूछे तो लैग रेंज पॉइंट। और यहाँ पे क्यों की गई है इस पॉइंट पर, ये बहुत अच्छे से मैं आपको कब समझा के आया हूँ, जो हमने करंट अफेयर का वन शॉट किया था उसमें। लैग्रेंज पॉइंट L1 पर ये प्लेस की गई है सैटेलाइट, जो कि आसानी से यहाँ पर सन का जो, ये किसके लिए है, स्टडी करेगी जो अपर लेयर है जिसको हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, आउटर सरफेस को सन की को स्टडी करेगी। अच्छा, कभी आपसे ये पूछे कि जो इंडिया का सबसे पहला इंटर प्लेनेटरी मिशन कौन सा था, इंटर प्लेनेटरी मिशन, प्लेनेटरी मिशन का मतलब है कि इंडिया ने कोई भी सैटेलाइट वगैरह, कोई भी अपना मिशन है जो किसी अर्थ के अलावा किसी और प्लेनेट पे किया हो, तो वो है आपका मार्स मिशन। बताओ मार्स मिशन कौन सी ईयर में हुआ है, मैं आपको बता के आया हूँ कौन सा है आपका मार्स मिशन। और मार्स मिशन ही आपका एक प्लेनेटरी मिशन है। अब जैसे चंद्रयान की बात करें तो वो मून के लिए, अब मून हमारा प्लेनेट है नहीं। अभी ये आदित्य L1 ये सन के लिए है। ठीक है, तो सन हमारा क्या है, सन हमारा प्लेनेट नहीं है। तो इंटरप्लेनेटरी मिशन के बारे में बात करें तो वो हमारा इंडिया का पहला कौन सा था, मार्स था। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर एंड फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ें, थोड़ा सा कैग के बारे में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिर स्टेटमेंट आराम से आप समझ जाओगे। कैग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। कैग का काम क्या होता है, इनको, ये जो कैग की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोस्ट दी गई है, ये क्यों दी गई है, तो भाई ये ऑडिट करते हैं, जांच पड़ताल ध्यान रखते हैं, अपना ऑडिट करते हैं, ऑडिट ऑफ यूनियन एंड स्टेट फाइनेंस। राज्य कितना खर्चा कहाँ पे कर रहा है, यूनियन कितना खर्चा कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, ये पूरा हिसाब किताब रखने वाला कौन होता है, कैग होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अभी अगर हम कैग की बात करें तो कौन है आपके कैग, अगर अभी हम कैग की बात करते हैं तो के संजय मूर्ति हैं। ये कब से हैं, ये पेपर में पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नवंबर 2024 से हैं। इनसे पहले अगर हम बात करें, इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, तो गिरीश चंद्र
मुर्मू को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, शॉर्ट में अगर GC मुर्मू हो तो कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो कैग हमारे कौन है कि संजय मूर्ति है, नवंबर 2024 में बने थे। रिप्लेस किसको किया, गिरीश चंद्र मुर्मू को इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, अभी ये क्या करते हैं, देखो अपनी रिपोर्ट पहले प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं, फिर जैसे देखो यूनियन की जो रिपोर्ट होगी वो तो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। ठीक है, और जो स्टेट की रिपोर्ट होगी वो किसको सबमिट की जाएगी, गवर्नर को सबमिट की जाएगी। तो ये अगर पेपर में सवाल बने तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट करते हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट की जाती है। ठीक है, अगर हम कैग का टर्म की बात की जाए कि कैग का जो टर्म होता है वो कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 6 ईयर और 65 ईयर। समझ रहे हो, या तो एक इंसान को 6 साल हो गए हों कैग की पोस्ट पर, या उसकी एज 65 साल हो जाए, जो चीज़ पहले हो जाएगी वो चीज़ कंसिडर कर ली जाएगी। ठीक है, और कैग किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, अगर हम कैग की बात करते हैं ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो बाई प्रेसिडेंट। कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहने का मतलब है आपको इनके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल जाएंगे। तो चलो हम आर्टिकल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं तो 148, 149, 150 और 151, ये 4 आर्टिकल है। ये मैं रिपीट करा रहा हूँ, आर्टिकल मैं पहले भी करा चुका हूँ वन शॉट में, लेकिन ठीक है एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 148 आर्टिकल में कैग की ड्यूटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, सॉरी कैग की पोस्ट होगी वो दे रखी है। 149 में ड्यूटीज़ दे रखी हैं, ड्यूटीज एंड पावर दे रखी हैं। 150 में फॉर्म्स ऑफ अकाउंट दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद ये रिपोर्ट ऑफ कैग दे रखी है, रिपोर्ट ऑफ कैग कि ये किसको सबमिट करेंगे वो मैंने बता दिया, यूनियन की प्रेसिडेंट को, स्टेट की गवर्नर को। ठीक है, तो कैग के बारे में जितना पेपर में पूछ सकता है वो मैंने इस पेज पे लिख दिया है। इसके अलावा कैग के बारे में आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ को मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। अब चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कैग के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। द कैग ऑडिट द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट एज मैंडेटेड अंडर द आर्टिकल 149। अब वो यहाँ पर कैग ऑडिट करेगा किसके अकाउंट, यूनियन एंड स्टेट के। ठीक है, ये किस में दे रखा है, ये यहाँ पर 149 में दे रखा है। तो मैंने बताया कैग का काम क्या होता है, ऑडिट करना। अब ये क्या है, उसकी एक तरह से ड्यूटी है ना कि वो ऑडिट करेगा, जांच पड़ताल करेगा। तो ड्यूटीज एंड पावर किस में आती हैं, 149 में आती हैं। तो इसका मतलब ये मेरा स्टेटमेंट सही है। द कैग सबमिट ऑडिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर अंडर द आर्टिकल 151। मैंने बताया कि आप जो रिपोर्ट है वो आपका यूनियन की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर को, और ये किस में है, 151 में है। तो मेरा ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगा। द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 148। ये अंडर द आर्टिकल 148 तो सही है, लेकिन अगर यहाँ प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट होता तो हमारा सही हो जाता, क्योंकि मैंने बताया कैग को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे मेरा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी का तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्यों गलत है वो भी आपको पता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 4 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, एज पर आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सर्व्स एज द चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल, कि जो GST काउंसिल का चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चेयरपर्सन होता है GST काउंसिल का वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, अब यूनियन इसलिए लगाया, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के भी होते हैं। तो जो यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो 279 में जो GST काउंसिल आती है, मैंने ये जब मैं GST के बारे में बता रहा था तब भी मैंने यह आर्टिकल बताया था कि 279A में क्या आता है, आपका GST काउंसिल आती है। ठीक है, और अंडर द आर्टिकल 279A GST काउंसिल आती है, ये चीज़ आपको पता है।
और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो मैंने अभी बताया कौन होंगे। इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा ओनली बी। ठीक है, तो कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अगर हम इसमें देखा जाए कि इसमें आपका और हम क्या याद कर सकते हैं। देखो, एक बार पेपर में ये पूछा गया था कि जो जीएसटी काउंसिल होती है उसमें जैसे कोई डिसीजन लेना है तो उसमें कितनी मेजोरिटी चाहिए, जैसे जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। अच्छा, आप ये ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन होते हैं। तो इसमें चेयरपर्सन होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, फाइनेंस या रेवेन्यू मिनिस्टर, और जितने भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर होंगे स्टेट के वो सभी होंगे। ठीक है, एक तो आपके चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, उसके बाद यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, वो फाइनेंस और फाइनेंस ये रेवेन्यू से हो सकते हैं। ठीक है, और एक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट। अब जो कोई भी सपोज डिसीजन लेना है तो कितनी मेजोरिटी चाहिए, कितने मेंबर हैं जो ये जीएसटी काउंसिल में मेंबर हैं वो कितना मेजोरिटी में होनी चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 3/4 की मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब 75% एग्री होनी चाहिए, तब जाके वो डिसीजन लिया जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो जीएसटी काउंसिल है इसमें जो टोटल वोट्स हैं वो सेंटर के कितने हैं और स्टेट के कितने हैं, तो अंडर द आर्टिकल 279 ए के सब क्लॉज 9 में ये दे रखा है कि जो सेंटर का टोटल वोट है, टोटल वोट वो कितना है 1/3 होगा, और जो बचा हुआ वो स्टेट का होगा। बचा कितना? 2/3। ठीक है, तो ये स्टेट का होगा। और मेजोरिटी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए जीएसटी काउंसिल के अंदर? तो 3/4 की होनी चाहिए। 75% लोग उस चीज़ से, उस कानून से, उस लॉ से एग्री करने चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ आर्टिकल 255 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 255 क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 255 एक बार स्टेटमेंट देख लें पहले कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। अ विल बिकम इनवैलिड इफ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट ऑब्टेन्ड। Omission of prior sanction does not affect the validity of a law if the president of governor ultimately gives assent। देखो, मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 255 एग्जैक्टली क्या कहता है। तो ये कहता है एग्जैक्टली इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोसीजर, टू कंप्लाई विद प्रोसीजर, comply with procedure for previous section, for previous sanction। देखो, आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हो, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोसीजर फॉर प्रीवियस सैंक्शन। देखो, यहाँ पर क्या होगा, सपोज किसी कानून बनाने के लिए, कोई बिल पास कराने के लिए पहले किसी की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी थी, वो सपोज आपने नहीं लिया। सपोज प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी थी, वो आपने नहीं ली, जैसे कि मनी बिल में प्रेसिडेंट से लेनी होती है। ठीक है, और वो आपने नहीं ली, लेकिन फाइनल एसेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट ने दे दिया। तो अब ये बताओ, लॉ वैलिड माना जाएगा या इनवैलिड माना जाएगा? तो अगर आपने पहले प्रायर रिकमेंडेशन नहीं ली है प्रेसिडेंट से या गवर्नर से, या कोई भी आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, लेकिन बाद में अगर स्टेट की बात है तो गवर्नर ने, और अगर सेंटर की बात है तो प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया है, तो वो लॉ इनवैलिड नहीं माना जाएगा। आपने प्रायर अप्रूवल लिया है, नहीं लिया है, अगर फाइनल एसेंट मिल चुका है तो वो लॉ आपका वैलिड होगा। ठीक है, अब विल बिकम इनवैलिड, यहाँ पे लिखा हुआ है इनवैलिड इफ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट ऑब्टेन्ड। अगर प्रायर रिकमेंडेशन नहीं ली गई प्रेसिडेंट और गवर्नर से तो लॉ आपका इनवैलिड माना जाएगा, आपका जो बिल है वो इनवैलिड माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर दूसरा स्टेटमेंट में है,
omission of prior sanction does not affect the validity of a law if the president or governor ultimately give assent। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल अंत में सहमति दे देते हैं तो पूर्व स्वीकृति न लेने से कानून की वैधता का प्रभावित नहीं होती है। कहने का मतलब है, सपोज ये इस तरह से समझो, आपको कोई भी काम करने के लिए अपने पापा जी की परमिशन लेनी पड़ती है। आपने काम शुरू करने से पहले परमिशन नहीं ली, लेकिन जब वो काम ख़त्म होने वाला है, अब वो काम जो काम आपने कोई सपोज कोई एक तरह से कोई प्रोडक्ट बनाया या कोई भी चीज़ आपने किया और आप बोलो जब वो ख़त्म हो गया कि पापा अब आप बताओ इसे हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। अगर आप बोलोगे कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप ना करोगे तो नहीं करेंगे। आपके पापा ने बोला कि हाँ कर दो, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले नहीं पूछा आपने कि पापा मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं क्या, प्रोडक्ट बन गया उसके बाद पूछा। तो वही वाली बात है कि फाइनल अप्रूवल तो मिला ना आपको, फाइनल एसेंट तो मिला ना। तो प्रायर अप्रूवल आपने लिया है नहीं लिया है? अगर आपने प्रायर अप्रूवल नहीं लिया है, फाइनल एसेंट मिल चुका है राष्ट्रपति की तरफ से या गवर्नर की तरफ से, तो आपका जो बिल है वो वैलिड माना जाएगा, जो आपका लॉ है वो वैलिड माना जाएगा। तो वही है ओमिशन। ओमिशन का मतलब रह जाना, और प्रायर सैंक्शन डज नॉट अफेक्ट, वो अफेक्ट नहीं करता है कानून की वैलिडिटी को, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ने अल्टीमेटली उसको एसेंट दे दिया है तो। ठीक है, और ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 255 में। मतलब ये बताता है कि आपको फेलियर से कैसे कंप्लाई करना है। अगर आपने प्रायर सैंक्शन में कोई प्रोसीजर में मिस किया है तो आपको किस तरह से वो आपका लॉ फेल ना करे, तो उससे कैसे कंप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 255 में दी हुई हैं। ठीक है, तो आपका एक बार ये भी देख लेते हैं। आर्टिकल 255 मार्क्स एसेंट ऑप्शनल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल। अब आर्टिकल 255 मेक्स एसेंट ऑप्शनल। तो भाई देखो, ऑप्शनल नहीं बनाता है। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 255 ये कह दे कि भैया ऑप्शनल है, आप क्या कहते हैं एसेंट लो नहीं लो, एसेंट तो तुम्हें लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला स्टेटमेंट जिसमें 3 है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 वाला स्टेटमेंट आपका गलत ही है, तो यहाँ पर आपका 2 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वाटर इनटू ग्लास, जब लाइट एंटर होती है वाटर से ग्लास में, ठीक है, इट्स स्पीड चेंजेस, उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्या पढ़ा देता हूँ कि जब आपकी लाइट एंटर होती है कोई, जैसे सपोज व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर ले लेते हैं, चलो एयर से किसी मीडियम में एंटर होती है, फ्रॉम एयर टू अ मीडियम, एयर से किसी मीडियम में अगर यहाँ पे लाइट एंटर होती है तो क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की ही बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या चेंज होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स स्पीड चेंज, तो इसका मतलब स्पीड तो चेंज होती होगी। तो जब आपकी लाइट है सपोज वो डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, रेयरर मीडियम में जाती है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मैं आपको फिजिक्स के 1 शॉट में करा के आया हूँ, वो आपका चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? चेंज होती है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, ये पता होना चाहिए। अगर कभी पूछ ले डेंसर मीडियम की, अगर पूछ ले कि डेंसर मीडियम जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, इनमें जो अगर वाटर से एयर से जाएगी यहाँ पर, तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और अगर रेयरर मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो क्या होगी? बढ़ेगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, किसकी बात करते हैं? वेव लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगर आपकी स्पीड चेंज होगी तो वेव लेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि जो आपका वेव लेंथ है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर हम वेव लेंथ की बात करें तो वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। ठीक है, तो ये वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, स्पीड पर डिपेंड करेगा, तो आपका जो वेव लेंथ है वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो वेव लेंथ भी आपकी चेंज होती है। अगर
हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, बात कर ली, वेवलेंथ की बात कर ली, एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी आपका स्लाइटली चेंज होता है, स्लाइटली चेंज होता है। आप डायरेक्टली इस तरह से याद रख सकते हो कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी को छोड़कर जितने भी फैक्टर होंगे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। क्योंकि आपने अगर फ्रीक्वेंसी को अच्छे से समझा है तो फ्रीक्वेंसी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी कभी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, जो सोर्स ऑफ लाइट है उस पर डिपेंड करती है। अब वो किस मीडियम में जा रही है उससे उसे कोई मतलब नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट रिमेन कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बाद बाकी की और चीज़ें भी मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करके बता दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो थोड़ा सा लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वैसे कुछ चीज़ें मैंने वन शॉट में आपको करा रखी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट रिवाइज करा देते हैं। अगर ये बताओ लाइट जो होती है कौन सी वेव होती हैं, तो आप बोलोगे भैया लाइट ट्रांसवर्स वेव होती हैं। लाइट कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो। ट्रांसवर्स का मतलब इस लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, इवन वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। अगर हम लाइट की स्पीड की बात करें ना वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में उसकी एग्जैक्ट स्पीड आती है, तो अगर वो होती है 10 की 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड होती है। और हमेशा ध्यान रखना डेंसर मीडियम में देखो, अगर हम स्पीड की बात करते हैं, इसी को अगर हम स्पीड की बात करते हैं डेंसर में और रेयरर में, तो डेंसर मीडियम में आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। वहीं पर अगर रेयरर मीडियम की बात करें तो यहाँ पर जो स्पीड आपकी इंक्रीज होती है लाइट की। अगर कहने का मतलब है अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो रेयरर में जाएगी तो लाइट की स्पीड बढ़ेगी, और रेयरर से डेंसर डेंसर में जाएगी तो लाइट की स्पीड कम होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें मिरर की, मैं एग्जाम्पल वैसे तो अच्छे से पढ़ा के आया हूँ, आप मुझे बता दो। ठीक है, पूरा तो नहीं पढ़ाने वाले, एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल से काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉनकेव मिरर क्या होता है, कोई छोटी सी चीज़ को भी बड़ा करके दिखाता है। तो जैसे सेविंग मिरर हो गया, ठीक है, उसमें आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। और किस में यूज होता है बताओ, जो सोलर कंसनट्रेटर्स होते हैं उसमें यूज होता है, सोलर कंसनट्रेटर्स, इसमें आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। हेडलाइट में आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है, हेडलाइट में, टॉर्च में आपका होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कॉनकेव मिरर के। देखें तो कॉन्वेक्स मिरर के भी बता देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर का एक एग्जांपल ध्यान रखना जो जनरली आपके पेपर में पूछा जाता है, वो कौन सा है, रियर व्यू, रियर व्यू मिरर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये बता दो मुझे। चलो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब बताए हुए हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कभी अगर आपसे पेपर में पूछे कि जो स्टार्स होते हैं आपके वो ट्विंकल करते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चमचमाते हैं, तो वो किसकी वजह से चमचमाते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस तरह से पेपर में सवाल बना के दे सकता है। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है रिफ्रैक्शन की वजह से, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, एक ये बात पता होना चाहिए। और जैसे तुमने कभी देखा होगा ना कि अगर तुम लकड़ी लो और उसको पानी में डालो तो वो है तो सीधी लेकिन तुम्हें बैंड नज़र आती है, तो वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आती है। ये एग्जांपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता रहता है, ध्यान रखना। एपेरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक, बेंडिंग ऑफ स्टिक इन वाटर, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो ये बताओ जो हमारी ह्यूमन आई होती है, जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसका वो कम से कम कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है उसका सही से देखने का। तो आप बोलोगे भैया 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम कितना होता है,
तो मैक्सिमम आप बोलोगे भैया इन्फिनिटी होती है। मैक्सिमम कितनी होती है? इन्फिनिटी होती है। ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब थोड़ा सा हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं। तो देखो, अगर हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो ये बताओ, जो वाइट लाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है वो कितने कलर्स में टूटती है? तो आप बोलोगे भैया 7 कलर में, जिसे हम किससे याद रखते हैं? बिब ग्योर से याद रखते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जो यहाँ पर वायलेट होता है वो मैक्सिमम बैंड होती है, मैक्सिमम बैंड होती है। वहीं पर जो रेड होती है वो मिनिमम बैंड होती है। जैसे सबसे ज़्यादा ये होगी, फिर उससे कम, तो सबसे कम कौन सी होती है? रेड होती है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आई डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। अगर हम मायोपिया की बात करें तो मुझे ये बताओ, दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको करा के आया हुआ हूँ, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा रिवीजन हो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स का वन शॉट देखोगे तो बहुत अच्छे से मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, क्या होती हैं। मायोपिया में क्या होता है? नज़दीक का साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता, ठीक है। नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इमेज होती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। बस मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा लेंस यूज करते हैं इसको सही करने के लिए? तो कॉनकेव लेंस का यूज होता है। वहीं पर अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, कहने का मतलब है दूर का साफ दिखता है, पास का नहीं दिखता। आपकी जो इमेज है वो रेटिना के बाद बनती है, बिहाइंड द रेटिना बनती है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो आप बोलोगे भैया कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर असर्शन दे रखा है, द विज्ञान रत्न अवार्ड इज गिवन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि जो विज्ञान रत्न अवार्ड है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, किसके फील्ड में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो रीजन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बताना है कि दोनों सही हैं या नहीं, या जो रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विज्ञान रत्न अवार्ड की, तो ये एक सब कैटेगरी है जो कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के अंदर आते हैं, नेशनल साइंस अवार्ड के अंदर आते हैं। तो हम थोड़ा सा नेशनल साइंस अवार्ड पढ़ लेते हैं। नेशनल साइंस अवार्ड्स पढ़ लेते हैं। अगर हम नेशनल साइंस अवार्ड्स की बात करते हैं ना, तो ये किस मिनिस्ट्री द्वारा दिए जाते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री, अब साइंस आ रहा है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ही दिया जाता होगा, ठीक है। गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको इतनी समझ में आती है। उसके बाद अगर साइंस के क्षेत्र में देखा जाए तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। तो ये भी आप अगर पॉइंट बना के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इंडियाज हाईएस्ट साइंस सिविलियन अवार्ड, या सिविलियन साइंस अवार्ड कर लो, सिविलियन साइंस अवार्ड, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये जो अवार्ड्स हैं ये जो देना शुरू हुए हैं, कब से शुरू हुए हैं? 2023 से हुए हैं। और हर साल ये कब दिए जाते हैं आपको पता होना चाहिए, नेशनल स्पेस डे के मौके पर दिए जाते हैं। नेशनल स्पेस डे के मौके पे दिए जाते हैं। और जो आपका इस नेशनल स्पेस डे कभी पेपर में पूछे कि कब आता है, तो ये आता है आपका 23 अगस्त को। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और देखो, ये जो दिए जाते हैं वो 23 अगस्त को दिए जाते हैं, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर पेपर में कभी घुमा के पूछ ले कि ये जो अनाउंस होते हैं ये अनाउंस कब होते हैं, तो ये अनाउंस होते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी वाले दिन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब आप बोलोगे भैया ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब आता है, तो आपको पता होना चाहिए 11 मई को
नेशनल टेक्नोलॉजी डे आता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब ये जो नेशनल साइंस अवार्ड दिए जाते हैं ये 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जहाँ से आपकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो आपका विज्ञान रत्न है। तो 4 कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी है विज्ञान रत्न। तो आपका जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि विज्ञान रत्न अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो विज्ञान रत्न है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, आप बिल्कुल इसको कॉपी कर सकते हो कि ये किस में दिया जाता है विज्ञान रत्न अवार्ड। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है आपका विज्ञान रत्न अवार्ड। ठीक है, एक है आपका विज्ञान सिरी। कौन सा है एक आपका विज्ञान सिरी अवार्ड है। अगर हम विज्ञान सिरी की बात करते हैं तो ये अगर आप साइंस के किसी भी फील्ड में आपका कंट्रीब्यूशन रहता है तो आपको दिया जा सकता है। ठीक है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन इन एनी contribution in any science field, in any science field। और जो हमारी थर्ड कैटेगरी होती है वो होता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है, और ये जो दिया जाता है जो 35 साल से कम की एज होती है उन लोगों को ये दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो विज्ञान युवा शांति शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। कब दिया जा किन लोगों के लिए दिया जाता है, तो जिनकी एज 45 से कम होती है उन लोगों के लिए दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक इसकी जो सब कैटेगरी होती है वो होती है आपकी विज्ञान टीम अवार्ड, विज्ञान टीम अवार्ड। अब विज्ञान टीम अवार्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है कि ये टीम के लिए दिया जाता है। सपोज कुछ लोग मिलके विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं तो उन टीम को विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे कभी विनर पूछ ले कि हाल में 2 साल के हम विनर पढ़ लेते हैं, या तो 24 के पूछेगा या 25 के पूछेगा। और अब यहाँ पर हम हर कैटेगरी जैसे विज्ञान श्री है, विज्ञान है, युवा, ये बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। लेकिन विज्ञान रत्न जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो एक ही इंसान को 1 साल में दिया जाता है, तो सब तो हम याद कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ खाली विज्ञान रत्न अवार्ड के देख लेते हैं। कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर विज्ञान रत्न अवार्ड के बारे में, तो 2024 में किसको मिला है ये देख लेते हैं। तो 2024 में जो आपका गोविंद राजन प्रोफेसर थे उनको मिला है। ठीक है, प्रोफेसर, इनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रोफेसर गोविंद राजन पद्म भान करके हैं। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा देख लेना सर्च करके, अभी पूरा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सरनेम याद नहीं आ रहा, बट इनका नाम गोविंद राजन है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम 2025 का विज्ञान रत्न अवार्ड की बात करते हैं कि 2025 में किसको मिला, तो ये मिला था आपका जो जयंत विष्णु नालीकर करके हैं उनको मिला था, प्रोफेसर जयंत विष्णु नालीकर। और इनके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना, इनको ये पोस्टफेमसली मिला था। पोस्टफेमसली मतलब इनके मरने के बाद इनको ये अवार्ड मिला है 2025 में, विज्ञान रत्न अवार्ड। ठीक है, समझ में आता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। ऐसे ही हमें सफ़र तय करना है क्वेश्चन 20 तक, उसके बाद हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, ग्लोबल जेंडर गैप 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया रैंक 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश दिस रिपोर्ट एनुअली, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में,
ठीक है। अगर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना ये पब्लिश की जाती है, जो आपके पेपर में भी पूछा गया है, पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ये क्या देखता है, इस रिपोर्ट में क्या देखने को मिलती है, तो आपको जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज देखता है, उसको ये मेजर करता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो मेजर्स जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन, बिटवीन मैन एंड वुमेन अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस कंट्रीज। कहने का मतलब है हर देश में मैन और वुमेन के बीच में क्या क्या डिस्पैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किसको कितना रोज़गार में सपोर्ट किया जा रहा है, कुछ मेजर्स, कुछ इनके इन चीज़ें भी हैं जिनको ये देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, मैं बद लिखा ही देता हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एंड अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितना है, ठीक है, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वेज इक्वलिटी कितनी है, मेल्स को मैन को कितना मिल रहा है, फीमेल और जो वुमेन है उनको कितना मिल रहा है, इनकम गैप कितना है, ये सारी चीज़ें इसके मतलब ये इसमें देखते हैं। और उसके बाद एजुकेशन देखा जाता है, एजुकेशन अटेनमेंट, एजुकेशन के मेल को कितना पढ़ाया जा रहा है, फीमेल को कितना पढ़ाया जा रहा है, लिटरेसी रेट क्या है मेन की और वुमेन की, वो देखा जाता है। हेल्थ एंड सर्वाइवल देखा जाता है, हेल्थ एंड सर्वाइवल, ठीक है, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है किसी भी कंट्री की, सेक्स रेशियो क्या है किसी भी कंट्री का, ये देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और था इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एक था पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि जैसे पार्लियामेंट में वुमेन्स की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कितनी वुमेन्स हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2024 की, तो 2024 में इंडिया की रैंक 129 थी आउट ऑफ 146। और अगर हम बात करें 2025 की तो 131 है आउट ऑफ 148। अब लगाओ हमारी इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कितना बुरी हालत है, पहले से भी बेकार हो चुकी है, ठीक है। तो कौन सा निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म निकालता है, फॉरम निकालता है। ये सारी चीज़ें मैंने इस पेज पे जितनी भी लिखी हैं सभी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ पे देखो टॉप में अगर कभी कंट्रीज पूछे तो ध्यान रखना ऑप्शन में आइसलैंड, फिनलैंड ऐसी कंट्रीज़ मिलें तो आपको रिस्क लेना चाहिए और ऐसी कंट्रीज़ की तरफ चले जाना चाहिए क्योंकि यही टॉप में रहती हैं, ठीक है। अभी 2025 की टॉप में कंट्री कौन है एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली क्या है, बट ये आइसलैंड, फिनलैंड इनमें से कोई होगी। अगर हम बात करते हैं 2024 की तो इसकी टॉप की आइसलैंड है और इसके बाद था आइसलैंड के बाद शायद फिनलैंड था, या तो फिनलैंड पहले था या आइसलैंड था। एक बार आप ये गूगल से कंफर्म कर लेना क्योंकि डेटा बहुत पुराना है और याद नहीं रहा है, ठीक है, बट ये मैंने पढ़ा था बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है और अभी वो मैं कितनी भी कोशिश करूँगा तो आएगा भी नहीं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थांग टा द ट्रेडिशनल मार्शियल आर्ट ऑफ मणिपुर इज प्रोमिनेंटली परफॉर्म ड्यूरिंग विच लोकल फेस्टिवल। थांग टा जो मार्शियल आर्ट फॉर्म है मणिपुर का, वो ड्यूरिंग किस फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है पेपर में। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाई हरोबा। लाई हरोबा के टाइम पर ये थांग था जो ट्रेडिशनल मार्शियल आर्ट फॉर्म है ये यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, ये डांस है एक तरह से। और किस फेस्टिवल पे किया जाता है, लाई हरोबा। अब यहाँ से आपको एक और चीज़ समझ लेनी चाहिए कि लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ पर का है, मणिपुर का, और थांग टा जो फोक डांस है वो कहाँ का है, मणिपुर का। कुछ देखो मार्शियल डांस फॉर्म है जहाँ से पेपर में
अक्सर वैसे तो सारे ही फोक डांस पूछे जाते हैं, लेकिन मार्शियल डांस ज़्यादा पूछने का चांसेस रहता है। तो एक तो यही है आपका थांगटा। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का। कब किया जाता है? लाई हरुवा फेस्टिवल पे किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक है यहाँ पर कलारी पयट्टू, ये भी मार्शियल डांस फॉर्म है। कलारी पयट्टू। अगर कलारी पयट्टू की बात करी जाए तो कलारी पयट्टू कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, उसके बाद है आपका छऊ, भी मार्शियल डांस फॉर्म है। छऊ, अगर हम छऊ की बात करते हैं तो एक है आपका सराईकेला छऊ। सराई, जस्ट बेटा सेकंड, सराई केला छऊ। सराई केला छऊ कहाँ का है? झारखंड का है। इफ स्ट्रैटेजी का जो वन शॉट कराया, ये तीनों पढ़ाए हैं मैंने। सराई केला छऊ पढ़ाया है, एक मयूरभंज छऊ छऊ होता है, मयूरभंज छऊ। मयूरभंज की बात करें तो उड़ीसा का है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। अगर हम पुरुलिया छऊ की बात करते हैं तो ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये छऊ तीन प्रकार के होते हैं, तीनों ही आपके मार्शियल डांस हैं। उसके बाद एक काफ़ी फेमस गटका। गटका कहाँ का है? सिख मार्शियल डांस है। कहाँ का है ये? सिख से आपको याद आ जाना चाहिए, पंजाब का है। ठीक है, एक सिलम बम है, सिलम बम, वो कहाँ का है? सिलम बम। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु का है। एक है लाठी खेला, लाठी खेला, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल का है। एक है बारदो छम, कई बार पेपर में पूछा गया, बारदो छम, बारदो छम। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश मत कर लेना, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 भी हमारे यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वाइल द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देख लेते हैं एक बार, जस्ट बेटा सेकंड। पहला है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित। बताओ, जो सीएम बनते हैं आपके स्टेट के, जो भी सीएम है, वो क्या उनको आप डायरेक्टली वोट करते हो कि भैया आप सीएम बनो, आपके वोटों से वो सीएम बनते हैं क्या? आप सीएम बनने के लिए, मुख्यमंत्री के लिए डायरेक्ट चुनाव करते हो क्या? आप बोलो कि भैया डायरेक्ट आप सीएम को वोट नहीं देते हैं। इलेक्टेड डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही होता है, लेकिन आप सीएम को वोट नहीं देते हैं। आप किसको वोट देते हैं? आप एमएलएज को देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को देते हैं। वो जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, वह उस पार्टी के एमएलए मिलके डिसाइड करते हैं कि उनका मुखिया कौन होगा, उसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। समझ गए? नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, नॉमिनेट नहीं किया जाता है। नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है? एमएलए के द्वारा, कि किसको वो नॉमिनेट कर रहे हैं, किसको वो चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, देखो इन लोगों के द्वारा चूज किया जाता है, एमएलए के द्वारा। फिर ये गवर्नर को बताते हैं कि ये हम इनको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और गवर्नर सीएम को क्या करता है? अपॉइंट करता है। तो नॉमिनेट नहीं करता, गवर्नर सीएम को अपॉइंट करता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, और चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो बताओ, मैंने आपको पॉलिटी के वन शॉट में पढ़ाया हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिसियो किसके होते हैं? चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। और अंडर विच आर्टिकल, चलो आर्टिकल तो बता दो मुझे कि किस आर्टिकल के तहत होते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन तो होते हैं, लेकिन अंडर विच आर्टिकल, और किसके होते हैं? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चलो बता देते हैं, और किस आर्टिकल के तहत होते हैं ये आप लोग बताना। ठीक है, अभी जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करता है, ठीक है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इनका जो इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन होता है वो कौन कौन करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं।
ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं जो लोकसभा के, और जो यहाँ पे राज्यसभा के होते हैं वो करते हैं, और ये दोनों ही होते हैं। जो इलेक्टेड होके आते हैं वो भी करते हैं, और जो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अभी ये क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ध्यान रखना कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, स्टेटमेंट बना के दे देगा और आप गलत कराओगे। जो स्टेट के एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, ठीक है, उसके लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हों चाहे वो नॉमिनेटेड हों, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आपको फंसा के दे सकता है। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ आपको बता क्यों रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप प्रेसिडेंट की बात करोगे ना कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो अगर हम इसके इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, तो इसमें आपके एक तो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, इसमें नॉमिनेटेड नहीं होते। इसमें जो आपके मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड, जो राष्ट्रपति करता है, वो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। ध्यान रखना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेट, इलेक्टेड मतलब जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होके जाते हैं, नॉमिनेटेड मतलब जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। लिसेस फील्ड में मैंने आपको याद करो बनसॉट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कितने मेंबर नॉमिनेट करता है, चलो ये बताओ, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं सिर्फ वही प्रेसिडेंट के उसमें इलेक्शन में वोट करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब ये दोनों करते हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, दोनों लोग करते हैं। साथ में इसमें स्टेट एमएलए नहीं करते, इसमें करते हैं। प्रेसिडेंट में जो स्टेट के एमएलए होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ध्यान रखना 2 यूटी भी है, ऑल स्टेट एमएलए करते हैं, ऑल स्टेट एमएलए, और सिर्फ 2 यूटी के एमएलए करते हैं, 2 यूटी के। एक तो है आपकी पुडुचेरी, और एक कौन सी है, एक बोलोगे भैया, एक है आपकी दिल्ली। तो एक पुडुचेरी के और एक दिल्ली के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर हम जैसे यहाँ पे सीएम की बात हुई है, अगर सीएम को हम समझें तो देखो, सीएम सबसे पहले तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। जैसे मैं बताता हूँ, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। जैसे यूनियन का रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। वैसे ही स्टेट का रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, आपका सीएम होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पीपल डायरेक्टली वोट सीएम को नहीं करते, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपने लीडर को चुनते हैं, और वो लीडर को चुन के गवर्नर, जो लीडर चुना जाता है, गवर्नर उनको एज अ सीएम अपॉइंट करते हैं। और कभी पूछा जाए कि सीएम जो गवर्नर है वो सीएम को अपॉइंट करते हैं किस आर्टिकल में करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, अंडर द आर्टिकल 164 अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा सीएम को। वहीं पर अगर हम बात करें गवर्नर की, कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो देखो गवर्नर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, ना तो ये सिलेक्ट किया जाता है स्टेट के द्वारा, ना ही इलेक्ट किया जाता, ना ही किसी के द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, इसको अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टली गवर्नर को, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा गवर्नर को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पर गवर्नर के पास पावर होती है अंडर द आर्टिकल 174, ये सारे पढ़ाए हुए हैं, कि वो डिजॉल्व कर सकता है किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर सकता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको डिजॉल्व कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद से कर देगा, इतनी भी पावर नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि ये एग्जीक्यूटिव, ये रियल हेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिजॉल्व तो कर सकता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे, अगर मुख्यमंत्री और जो काउंसिल परिषद है, मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी सलाह के, उनकी एडवाइस पर अगर लोग लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कराना हो तो कौन करता है, गवर्नर करता है। वैसे ही अगर यूनियन के केस में देखा जाए तो प्रेसिडेंट यहाँ पर डिजॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। जैसे मैंने बताया कि लोकसभा, एक और चीज़ ध्यान रखना, लोकसभा आपकी परमानेंट बॉडी नहीं है, राज्यसभा है, राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं कर सकते, लोकसभा आपकी डिजॉल्व हो सकती है। और ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम,
ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषदों की एडवाइस पर। अच्छा, ये किस आर्टिकल में करता है बता दो, तो अंडर द आर्टिकल 85। अच्छा, आर्टिकल 84 बताओ। मैंने ऐसे 8+4 करके आपको वन शॉट में ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो बताओ ये आर्टिकल 84 में क्या है। सारे आर्टिकल जितने भी वन शॉट में कराएं सभी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो यहाँ दोबारा रिपीट करा सकता हूँ, लेकिन वही है कि इस क्लास का ड्यूरेशन आगे चला जाएगा। जब ऑलरेडी हम एक चीज़ कर चुके हैं तो बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच अशोकन पिलर साइट कंटेन्स द फेमस लॉइन कैपिटल दैट इज नाउ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, जो आप यहाँ पर इसको फोटो में भी देख रहे हो। तो ये कहाँ पर है, ध्यान रखना, ये आपकी सारनाथ में है। कौन सा अशोकन पिलर है, सारनाथ में है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो साइट है अशोकन पिलर की, जो कि ये लॉइन कैपिटल को यहाँ पर है, जिसको आज हमारा क्या बोलते हैं, नेशनल एम्बलम बोला जाता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बोला जाता है। ध्यान रखना किसने इसको बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। और अशोक ने काफ़ी ऐसे पिलर बनाए थे, इंस्क्रिप्ट पिलर थे वो, और उन पे बेसिकली धम्म को स्प्रेड करने के लिए, जैसे मैंने आपको वन शॉट में हिस्ट्री में पढ़ाया था कि इन्होंने अपने बच्चे, क्या नाम था, महेंद्र और संघमित्र, उन दोनों को भेजा था श्रीलंका। उस वक्त सैलोन के नाम से जानते थे, ठीक है, सिलोन। तो उनको भेजा था क्योंकि देखो एक बैटल हुआ था। मैंने पहले ये बताओ अशोक है कौन, आप बोलोगे अशोक मौर्यन रूलर था, और किसका बेटा था, आप बोलोगे भैया बिंदुसार का बेटा था, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। ऐसे याद कराया था मैंने CBA से, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। और अशोक को किस नाम से जाना जाता है, क्या बताया था मैंने, देवनामी पियादसी के नाम से जाना जाता है, देवनामी पियादसी के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। पता है अशोक बहुत बहुत खूंखार रूलर था, आप ऐसे समझ सकते हो लगभग। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है, इट मे बी रॉन्ग और राइट, कि इसने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था। एक भाई इसका सिर्फ बचा था, किसके लिए, राजा बनने के लिए। एक तिस्सा नाम का इसका भाई था जो सिर्फ जिंदा रहा था। और तो आप समझ सकते हो कि कितना लालच था गद्दी को लेके और कितना खूंखार व्यक्ति था। लेकिन इसकी लाइफ में एक बैटल होता है 261 BC में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है ये, कब हुआ ये भी याद रखना। और ये कलिंग वॉर होता है। ये किस किस के बीच में होता है, मौर्यन एम्पायर और कलिंग के बीच में होता है। कलिंग एक जगह है, कभी पेपर में पूछ ले तो पता होनी चाहिए, उड़ीसा में। और इसमें ये माना जाता है, अच्छा इसमें ये माना जाता, बता देता हूँ अभी वो भी बात। इसमें ये माना जाता है कि 1 लाख से लोग ज़्यादा, 1 लाख प्लस लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग 1.5 लाख लोग इससे घायल हो गए थे। इतना इतना बड़े लेवल पे ये वॉर हुआ था। और ये सारा वर्णन कहाँ मिलता है, इसने बहुत सारे रॉक एडिक्ट कराए थे, तो ये हमें जो वर्णन मिलता है 13th रॉक एडिक्ट में मिलता है। कहाँ मिलता है, 13th रॉक एडिक्ट में मिलता है ना। तो उसके बाद कलिंगा वॉर हुआ, इतना खून खराबा देख के कि मतलब दिमाग खराब हो गया इसका। और एक उपगुप्त थे, ठीक है, मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि बेटा इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है, बुद्धिज्म अपनाओ, एक राइटियस लिविंग करो, एक सीधी सादी ज़िंदगी जियो, ठीक है, लोगों का भला करने के बारे में सोचो। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि तुरंत 261 वॉर हुआ, 261 BC में कलिंग वॉर हुआ और तुरंत इसने ये सारी चीज़ें छोड़ के और बुद्धिज्म अपना लिया था। लेकिन विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम धीरे धीरे ये इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से अशोक की लाइफ टर्न होने शुरू हो गई थी, जो एक खूंखार वाली ज़िंदगी जी रहा था, फिर धीरे धीरे सॉफ्ट होता गया। मतलब दिखाते हैं कि मतलब एक इंसान कितना जालिम के बाद कितना सॉफ्ट हो सकता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं तो ऐसा हार्ड हूँ, हार्ड ही रहूँगा, मैं तो सॉफ्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप अशोक के बारे में पढ़ोगे तो जब वो इंसान कन्वर्ट हो गया, जब वो इंसान का दिल पिघल गया, तो कोई इंसान तो क्या ही चीज़ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए कि हो सकता है उसने लाइफ में 10 गलतियाँ की हों, लेकिन वो सुधरा तो ऐसा सुधरा कि उसने बुद्धिज्म को बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड किया था, ठीक है। अगर आप बिल्कुल अशोक के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था जब हम लेक्चर वाइज कर रहे थे, लेकिन अभी वो देखने की ज़रूरत नहीं है, वन शॉट देखोगे काम चलेगा, क्योंकि अभी हमें स्टोरी नहीं जाननी है, अभी हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जब हमारे पेपर में 6-7 महीने होते हैं तो फिर हम डेप्थ में अच्छी चीज़ से और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना कलिंग 261 BC में होता है। ये अगर ये नहीं याद रखोगे ये वाला 1 लाख 1.5 लाख वाला डेटा चलेगा, लेकिन ये किस में मेंशन है इसकी हमें कहाँ से पता चलता है, 13th रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि मेजर इसके पिलर रॉक एडिक्ट कितने हैं, मेजर पिलर रॉक एडिक्ट, चलो ये कितने हैं ये नहीं पूछे तो एक दो इंपॉर्टेंट है, एक तो 13th रॉक एडिक्ट इंपॉर्टेंट है, एक 7 इंपॉर्टेंट है। मेजर पिलर रॉक एडिक्ट में, मेजर पिलर रॉक एडिक्ट 7 में लिखा हुआ है रिलीजियस हार्मनी के बारे में, ये भी पूछ लिया था एक बार। 13 तो बार बार पूछा ही जाता है कि 13 में क्या मेंशन है, रिलीजियस हार्मनी के बारे में मेंशन है। मेजर रॉक 7th यहाँ पे लिख लो, 7th मेजर पिलर रॉक एडिक्ट में रिलीजियस हार्मनी के बारे में मेंशन है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे आप और क्या याद रख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट हम पिलर्स देख लेते हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे मैंने 1-2 पिलर आपको इसमें से पेपर में कराए हुए हैं, कुछ 1-2 स्कल्पचर के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं इसे रफ कर दूं क्या, चलो दूसरे पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक है आपका क्या था वो, लौरिया नंदगढ़ करके है, लौरिया नंदनगढ़ कुछ इस तरह से ही है, नंदनगढ़ है, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ ये आपका बिहार में है। किसने बनवाया, ठीक है, और कहाँ पर है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। और इसकी खासियत ये अगर कभी स्टेटमेंट में बना के दे दे कि ये सिंगल सैंडस्टोन से बना हुआ है, एक ही पूरा स्टोन को कार्व करके बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये सारनाथ के बारे में ध्यान रखना, सारनाथ कहाँ पर है आपका, यूपी में है और फेमस है फॉर हिज कैपिटल, ठीक है। नेशनल एम्बलम भी यहीं आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम सांची की बात करते हैं तो सांची कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश का। ये सब अशोक की ही साइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अमरावती की, तो अमरावती आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और अगर एक ध्यान रखना कौसम्बी कहाँ पर है आपकी, यूपी में है। और एक इंडिया से बाहर है, पेपर में पूछा जा सकता है, गोतीहाबा, ये आपकी नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एक और ध्यान रखना रामपूर्ण, ये आपकी बिहार में है और ये बुल एंड लॉइन कैपिटल के नाम से फेमस है, बुल एंड लॉइन कैपिटल के नाम से फेमस है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना सारा हमारा कवर हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द न्योकम फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड बाई विच ट्राइबल कम्युनिटी। जो न्योकम फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो न्योकम फेस्टिवल है वो कहाँ का है, तो आपको पता होना चाहिए भैया अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इतना पता चल गया कि कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो एक नीसी ट्राइब है, इसके द्वारा इस फेस्टिवल को किया जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, सेलिब्रेट किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब है नीसी ट्राइब, ठीक है। एक बार पेपर में पूछा गया था कि ये न्योकम फेस्टिवल है, ये न्योकम का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना ये 2 वर्ड में डिवाइड हो जाता है, एक होता है न्योक, एक होता है कम। अगर हम न्योक का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है लैंड, खेत, हम फील्ड भी बोल सकते हैं, जगह। और कम का मतलब होता है टूगेदरनेस, या आप बोल सकते हो कलेक्टिवनेस बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली इस फेस्टिवल का मतलब है कि ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर फॉर हार्मनी विद लैंड एंड नेचर से कनेक्ट करके रखता है लोगों को, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि कब, हर साल 26 फरवरी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। और इसमें कौन से डाइटी हैं जिनकी, अभी देखो बहुत ये डाइटी वगैरह से सवाल पूछता है, तो न्योकम योलू करके डाइटी हैं, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1-2 फेस्टिवल और देख लें। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बांग्ला फेस्टिवल, कौन सा, बांग्ला फेस्टिवल, तो अगर यहाँ पर आप बात करोगे बांग्ला फेस्टिवल के बारे में, तो देखो जो बांग्ला फेस्टिवल है वो आपका मेघालय का है,
ठीक है। बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का है? मेघालय का है, और गारो ट्राइब के द्वारा यहाँ पे आपका किया जाता है। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है, गारो ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बांग्ला फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोलते हैं, 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोला जाता है। बांग्ला फेस्टिवल को क्या बोला जाता है? 100 ड्रम फेस्टिवल भी बोला जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसमें किसकी पूजा होती है? तो सन गॉड की पूजा होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और अगर अदर फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल की बात करते हैं तो एक सोहराई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, जो कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है। और एक एक फेस्टिवल बता, भगोरिया फेस्टिवल कहाँ का है? भगोरिया फेस्टिवल कहाँ का है? अगर हम भगोरिया फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। किस ट्राइब के द्वारा किया जाता है? तो भील ट्राइब के द्वारा इस फेस्टिवल को किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। और ये भगोरिया फेस्टिवल एक तरह से मान लो कि ट्राइबल्स वैलेंटाइन डे मनाते हैं इस दिन। जो यंग कपल्स होते हैं वो अपने पार्टनर को चूज करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल उनका रहता है उस तरह से। तो कभी अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे याद कर लो कि भाग के शादी कर लेना, मतलब अब उससे समझ में आ गया कि अपना अपना जो बर है, अपना जो हस्बैंड है, अपनी जो वाइफ है, उसको चूज करना इस फेस्टिवल में किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनली किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री? तो इनकी किताब के ऑथर कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन में है आपका यूबे होन, दिग्विजय सिंह दियो, बिमल मोहन, नीरज चोपड़ा। ठीक है, एंड क्लाउस बार्ट्रोनिट्ज। तो ये इन चारों में से देखो, यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ना, वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, गलती से ऑप्शन गलत लिख गए हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ध्यान रखना, नॉरिस प्रीतम ने लिखी है ये किताब। नॉरिस प्रीतम, किसने लिखी है ये किताब? नॉरिस प्रीतम ने लिखी है, ये चीज़ ध्यान रखना। द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री। अब कौन सी हिस्ट्री आपकी लिखी गई है ये बहुत अच्छे से आपको पता है। और कभी ये पूछे कि ये किताब किस चीज़ को दर्शाती है, तो ध्यान रखना, ये जो पेपर में एक बार पूछी थी कि ये किस चीज़ को दर्शाती है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग, इनके माइंडसेट एंड चैलेंजेस को ये डिस्क्राइब किया गया है इस किताब के अंदर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर हम नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात करते हैं तो बात करने लायक मतलब बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो मुझे बताने की ज़रूरत पड़े, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को पता ना हो। इन्होंने दो बहुत इम्पोर्टेंट चैम्पियनशिप जीती हैं। एक तो अगर बात करते हैं हम गोल्ड की, ठीक है, अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कब हुआ था ये? 2021 में आपका इवेंट हुआ था। किस में जीता है अगर पेपर में आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है। और कितने मीटर फेंका था इन्होंने जो जैवलिन को, तो आपको पता होना चाहिए 87.58 मीटर इन्होंने इस जैवलिन को फेंका था। ठीक है, और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक के अंदर पहले भारतीय बन जाते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है इनके बारे में जो आपको ना पता हो। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीतते हैं। ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप आप सभी को पता है, उसके एक दो साल बाद मतलब 2023 में हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो उसमें भी ये गोल्ड जीतते हैं और वहाँ भी ये फर्स्ट इंडियन बनते हैं। उसमें भी ये गोल्ड जीतते हैं और वहाँ भी आपके फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय खिलाड़ी बनते हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जैवलिन के अंदर गोल्ड जीतने वाले। ठीक है, एक और ध्यान रखना, इनके ऊपर एक और किताब लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। काफ़ी राइटर्स ने इनके ऊपर किताब लिखी हैं। ठीक है, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो द नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, एंड एक आपका गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बाय नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल,
तो ये भी किताब का नाम थोड़ा सा याद रखना, बाद बाकी का आप इनके बारे में अच्छे से जानते ही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15। इन द 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल टू विन द टाइटल। देखो 2023 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ था। अब आपको ये तो यहाँ से समझ जाना चाहिए कि इसको जीता कौन है, तो आप बोलोगे भैया इंडिया जीता है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका हुआ कहाँ था, तो ये इंडिया में ही हुआ था। ठीक है, इसका वेन्यू कौन था, होस्ट किसने किया था, इंडिया ने किया था, और इंडिया में भी उड़ीसा ने किया था। उड़ीसा में भी कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। और उड़ीसा ने पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल कप को क्या किया था, यहाँ पे होस्ट किया था। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और किस में हुआ था, कलिंग स्टेडियम में हुआ था। कलिंग स्टेडियम में हुआ था। बेसिकली 4 टीम थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फाइनल जो होता है यहाँ पर इंडिया वर्सेस लेबनान होता है, और इंडिया लेबनान को 2-0 से हराती है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इंडिया अभी तक इंटर कॉन्टिनेंटल कप की बात करें तो 2 बार जीत चुकी है। एक बार इससे पहले अभी 2018 में जीती है, इससे पहले 2023 में जीती है, अभी इससे पहले 2018 में जीती है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप इंडिया के पास कितने हैं, 2 हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें इसी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, Which of the following is an example of rock polished by wind blown sand in desert region। देखो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। ज्योग्राफी में मैंने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाना, एक जियोमॉर्फोलॉजी करके लेक्चर कराया है, जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंड फॉर्म्स, वो ज़रूर देख लेना। वहाँ से आपके पेपर में सवाल बहुत बन रहे हैं। वैसे जो क्वेश्चंस जिस तरह से बने हैं थोड़ा सा हम यहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे डीप में आपको समझ में आएगा। हो सकता है लैंड फॉर्म एक थोड़ा सा टफ लेक्चर है, तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आए। वहाँ पर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझाई गई हैं। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन एक तरह से विंड इरोडेड लैंड फॉर्म से रिलेटेड है। तो पहले मैं थोड़ा सा वो पढ़ा देता हूँ, विंड इरोडेड लैंड फॉर्म्स। ठीक है, विंड इरोडेड लैंड फॉर्म्स, बेसिकली जो विंड की वजह से लैंड फॉर्म्स बनते हैं उनको हम विंड इरोडेड लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है मशरूम रॉक। यहाँ पे फोटो लगाना भूल गया मैं। मशरूम की शेप का होता है, इस तरह से आप होगा। ठीक है, मशरूम की यहाँ पे नीचे नीचे हवा चलती है, तो ये पत्थर होता है जो जैसे डेजर्ट वगैरह में, जैसे यहाँ कोई पत्थर है तो वो पहले पत्थर था तो ऐसा, लेकिन वो हवा चलती है ना, नीचे नीचे हवा चलती है, ऊपर उतना प्रेशर नहीं डल पाता, तो ये नीचे से यहाँ पे ये खाली हो जाता है। तो ये मशरूम की शेप, ऊपर तो ऐसा सर्कुलर बन जाता है और नीचे इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो नीचे तो आपका नैरो बेस होगा, और ऊपर जो टॉप कैसा होगा आपका, ब्रॉड होगा। टॉप कैसा होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है, तो मशरूम रॉक एक तरह से विंड इरोजन की वजह से बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और है काफ़ी इम्पोर्टेंट, इनसेल वर्ग्स। ये मैं जो करा रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन मेरे भाई ये कर लेना, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसेल वर्ग आप इसे बोल सकते हो आइसोलेटेड रॉक हिल्स भी आप इनको बोल सकते हो। आइसोलेटेड क्यों बोला, जैसे सपोज एक चट्टान है, ठीक है, एक आपकी चट्टान है, अब यहाँ पे पत्थर हैं, ये पत्थरों की चट्टान बनी हुई है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे पत्थर है। अब क्या हो रहा है कि हवा चल रही है, जस्ट बेटा सेकंड, क्या हो गया है, एक सेकंड, सॉरी। हाँ, मैं आपको मशरूम रॉक पढ़ा दिया था, इनसेलबर्ग पढ़ा रहा था ना। हाँ, हम इनसेलबर्ग देख रहे थे। आइसोलेटेड रॉक हिल्स बोलते हैं, आइसोलेटेड रॉक हिल्स बोलते हैं, मैंने बताया जैसे ये चट्टान है। ठीक है, जब हवा चलती है ना, विंड चलती है, तो इसमें से क्या होता है कि सॉफ्ट रॉक होते हैं वो निकल जाते हैं विंड की वजह से, केमिकल वेदरिंग की वजह से। जो स्ट्रॉन्ग रॉक होते हैं वो खड़े रहते हैं। अब बेचारे जो अब इसमें से ऐसे खड़े रहेंगे,
इस तरह से। तो ये बेचारे आइसोलेट हो गए ना, इनका जो अपने लोग थे वो छोड़ के चले गए, इस तरह से थोड़ा सा याद करो। इसलिए हम इन्हें आइसोलेटेड रॉक हिल्स बोलते हैं। जो स्ट्रॉन्ग रॉक होंगे वो खड़े रहते हैं, जो सॉफ्टर हैं वो गिर के नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसेल वर्क्स, ठीक है। और ये भी विंड इरोडेड लैंड फॉर्म्स हैं। आई बात समझ में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसको रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है मेसा, ब्यूटे, ठीक है, प्लेट्यूज। ये प्लेट्यू आपने देखा होगा ना, कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये भी ऐसे ही होते हैं, ये लार्ज होते हैं, जो लार्ज फ्लैट टॉप होते हैं उनको मेसा बोलते हैं, इससे छोटे ब्यूटे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक टेबल शेप के जो लैंड फॉर्म बनते हैं हवा की वजह से, इनको बोलते हैं हम जैसे इसको बोलते हैं लार्ज फ्लैट टॉप्ड टेबल लाइक लैंड फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में स्मॉल होता है, स्मॉलर देन मेसा कर लो। प्लेट्यू भी आपने देखा होगा कुछ इस तरह के होते हैं। तो कभी ये पूछे कि जो आपके फ्लैट टॉप्ड, क्या जैसे स्टेटमेंट में बना के दे देगा कि इनमें से कौन सा आपका विंड इरोडेड लैंड फॉर्म का एग्जाम्पल है, और उसमें अगर दे दे आपसे कि फ्लैट टॉप्ड लैंड फॉर्म्स क्या विंड की वजह से बनते हैं, तो आप बोलोगे हाँ बनते हैं। कौन कौन से, मेसा, बूटे, प्लेट्यूज। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इसके 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद एक है आपका यहाँ पर डेजर्ट पेवमेंट, डेजर्ट पेवमेंट। अगर डेजर्ट पेवमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, विंड की वजह से ना जो सॉइल के फाइन पार्टिकल हैं वो उड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे डेजर्ट में जो विंड की वजह से जो फाइन पार्टिकल हैं, तो बड़े बड़े पत्थर और आपका सरफेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो उसको हम डेजर्ट पेवमेंट बनते हैं। तो वो लैंड फॉर्म भी जो बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, विंड इरोडेड लैंड फॉर्म्स ही होते हैं। एक जो आपका पेपर में यहाँ पे पूछा भी गया है वो है आपका बेंटिफैक्ट। बेंटिफैक्ट क्या होते हैं मैं बताऊंगा अभी। बेंटिफैक्ट का मतलब होता है रॉक पॉलिश्ड एंड शेप्ड बाय विंड ब्लोन सैंड। अब जैसे देखो क्या होता है, डेजर्ट रेगिस्तान जैसे में क्या होता है कि काफ़ी तेज हवा चलती है, उसकी वजह से विंड उड़ती है, और वो विंड किससे टकराती है, जो चट्टानें होती हैं उनसे टकराती है। और जब उनसे टकराती है, अब ये ऐसा नहीं है लैंड फॉर्म 1 साल में 2 साल में, कई सौयों साल की प्रोसेस होती है। तो वो जो जो मिट्टी, जो पार्टिकल्स उससे टकराते हैं, वो रॉक को कैसे बना देते हैं, एकदम पॉलिश्ड, एकदम मतलब चिकनी सरफेस हो जाती है, बार बार टकराती है बार बार, और ये सालों की प्रोसेस होती है। तो रॉक हमारी कैसी लगती है, जैसे पॉलिश्ड कर दी है, जैसे उसको एक उसकी शेप आकृति चेंज कर देती हो जाती है, ठीक है। तो बेंट इफेक्ट का मतलब लिटरल मीनिंग अगर देखेंगे तो जो विंड मेड रॉक, जो चट्टाने हैं उसे बार बार जो फाइन पार्टिकल्स है वो टकरा टकरा के एकदम ऐसी पॉलिश जैसी सरफेस लगती है उसकी, तो उसको हम बेंट इफेक्ट बोलते हैं। तो ये भी एक आपका विंड इरोडेड लैंड फॉर्म है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक पॉलिश्ड बाई अ विंड ब्लोन सैंड इन डेजर्ट रीजन। तो बेंट इफेक्ट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंसलवर्ग मैंने आपको समझा दिया। सर्क और मुरैन जब आप जाके वो लेक्चर देखोगे तो मैंने आपको वहाँ पर ये बढ़ाया हुआ है कि ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये ग्लेशियल लैंड फॉर्म है, ग्लेशियल के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्क की बात करता हूँ तो ये ग्लेशियल इरोजनल लैंड फॉर्म है, ग्लेशियल इरोजनल लैंड फॉर्म है। अब ये इरोजनल और डिपोजिशनल क्या होते हैं, ये दो मैं आपको पढ़ा के आऊँ। अगर मैं मुरैन की बात करता हूँ तो ये डिपोजिशनल है, ग्लेशियल डिपोजिशनल। तो एक बार जाके प्लीज़ वो लेक्चर ज़रूर देख लेना पूरा। अगर मैं समझाऊंगा तो आधा घंटा चला जाएगा मेरा इसमें, ठीक है। फिर लेक्चर और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ऑलरेडी जब पढ़ाया हुआ है 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, जाके प्लीज़ ज़रूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन पार्लियामेंट क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस इफ़ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन बाई 2/3 मेजोरिटी। अगर राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाए तो किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट क्या बना सकता है, ऑल इंडिया सर्विस बना सकता है। तो देखो जो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाती हैं, सबसे पहले ध्यान रखना अंडर द आर्टिकल 312 की जाती हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें ऑल इंडिया सर्विस पास करानी है तो पार्लियामेंट में तो पास होगी, लेकिन
इसका जो हम इनिशिएशन करते हैं, जो ये इनिशिएट की जाती है, वो सिर्फ राज्यसभा में ही की जाती है। ये लोकसभा में इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। राज्यसभा से पास होने के बाद दोनों हाउस मिलके कानून बनाते हैं, दोनों में पास करानी होती है। लेकिन अगर इनिशिएट करना है, हमें ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, तो हमें किस में पास करानी होगी, वो हमें यहाँ पर इनिशिएट जो करनी होगी वो राज्यसभा में करनी होगी, लोकसभा उसको इनिशिएट नहीं कर सकता। अभी अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये सभी ऑल इंडिया सर्विसेज है। तो कल को कोई नई ऑल इंडिया सर्विस हमें ऐड करनी है, जो बहुत सारे प्रपोजल दिए जाते हैं, बहुत सारे रिजेक्ट कर दिए गए, ठीक है। तो अगर और कोई हमें ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, तो वो हमें किस में पास करानी, किस में इनिशिएट करनी होगी, राज्यसभा में, फिर उसके बाद वो लोकसभा में जाएगी, लेकिन इनिशिएट राज्यसभा में ही होगी, ठीक है। तो देखो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह हैं, तो थोड़ा सा हम पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ लें। मैं थोड़ा सा चलो बता देता हूँ, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे यूपीएससी, एसपीएससी। ये अंडर द आर्टिकल 315 से लेके 323 तक अलग अलग आर्टिकल दे रखे हैं, ठीक है। सेम ही है यहाँ पे 315 में यूपीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में दे रखा है। यूनियन में यूपीएससी होता है और स्टेट में एसपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कुछ आर्टिकल याद रख लेना, रिवाइज करा देता हूँ। 315 में क्या दे रखा है, इस्टेब्लिशमेंट दे रखा है किसका, यूपीएससी का और एसपीएससी का, ये पता होना चाहिए। 316 में क्या दे रखा है, 316 में आपका अपॉइंटमेंट दे रखा है और टर्म भी दे रखा है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर। चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट और टर्म दे रखा है। और अगर हम बात करें 320 आर्टिकल की, तो इसमें रिक्रूटमेंट फंक्शंस के बारे में दे रखे हैं, रिक्रूटमेंट फंक्शन के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसमें चेयरमैन होता है और मेंबर होते हैं। कितना चेयरमैन होंगे, कितने मेंबर होंगे, ये जो डिसाइड किया जाता है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अगर हम इनके चेयरमैन और मेंबर की टेन्योर की बात करें, तो इसका जो टेन्योर होता है, या तो 6 साल हो जाए या 65 वर्ष की आयु हो जाए, जो पहले हो जाएगा वो कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर फॉर द पैसेज ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, आपको क्या बताना है, स्टेप्स इन अ करेक्ट ऑर्डर फॉर द पैसेज ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल इन, मतलब इंडियन पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनरी बिल है वो कैसे पास होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे जो जनरली बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में वो कितने तरह के होते हैं। तो एक होता है यहाँ पे मनी बिल, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो फाइनेंस बिल। मनी बिल किस आर्टिकल में आता है बताओ, 110 में आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनेंस बिल की, एक होता है आपका फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल किस आर्टिकल में आता है, आप बोलोगे भैया 117 में आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 368 में आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक जनरल बिल हो गए आपके, उनको लिख लेते हैं ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल के बारे में ही सवाल है आपका, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल तो अलग अलग हो सकते हैं, तो कोई आर्टिकल इसका मेंशन नहीं है। तो थोड़ा सा मनी बिल से हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डिनरी बिल तो पूछा ही है, तो उस तक तो हम पहुंच ही जाएंगे कि मनी बिल अगर आपको पार्लियामेंट में पास कराना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। थोड़ा सा मनी बिल के बारे में समझते हैं, मनी बिल होता क्या है। सबसे पहले तो ध्यान रखना, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, तो आप बोलोगे भैया ये स्पीकर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। ध्यान रखना, जो आपका कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट नहीं करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना सबसे पहले तो। हाँ, मनी बिल को अप्रूवल प्रेसिडेंट देता है, लेकिन कोई भी मनी बिल है या नहीं इसको डिसाइड कौन करता है, स्पीकर करेगा। दूसरी चीज़, मनी बिल को जो इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस कहाँ किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी हम कौन सा बिल पढ़ के आए थे,
बिल नहीं, सॉरी, सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस। अगर हमें ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो इनिशिएशन राज्यसभा से हो सकता है, यहाँ पर लोकसभा से इनिशिएट होता है और सिर्फ लोकसभा से ही हो सकता है। उसके बाद यहाँ से बिल पास होके कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। अब बेचारे राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं, राज्यसभा के पास पावर नहीं होती कि वो रिजेक्ट कर पाए या उस बिल को अमेंड कर पाए। 14 दिन के अंदर उसे अगर कुछ चाहता है कि इसमें ये चेंज हो सकता है तो वो चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ लोकसभा में वापस भेज सकता है कि भैया देख लो, अगर आप ये सुधारना चाहते हो तो सुधार सकते हो। लेकिन लोकसभा कह दे कि नहीं, हमने जो बनाया वो सही बनाया, ठीक है। अगर लोकसभा ने ऐसे कर दिया तो राज्यसभा के पास पावर नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस कर पाए। और अगर विद इन 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने ये लोकसभा के पास वापस नहीं भेजा रिकमेंडेशन के लिए, सिर्फ राज्यसभा रिकमेंडेशन के लिए बोल सकता है, कुछ चेंज नहीं कर सकता, उसमें कुछ भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान रखना। और 14 दिन के अंदर अगर रिकमेंडेशन भी नहीं दिया तो वो ऑलरेडी बिल पास हो गया, ऐसा मान लिया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद ये बिल जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जी को इसको एसेंट देना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि पहले वो अप्रूवल दे चुके हैं इसलिए उन्हें एसेंट देना ही होता है। उनके पास पावर नहीं होती कि वो उसे बिड होल्ड कर लें या उसे रिटर्न कर दें, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा फाइनेंस बिल होता है उसका भी ये सेम प्रोसेस होता है क्योंकि वो भी मनी बिल के अंदर आता है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की, ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल की अगर हम बात करें कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, तो देखो ऑर्डिनरी जो बिल होता है उसे आप कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और अगर सपोज लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास नहीं कर रहा, राज्यसभा ने कुछ चेंजेस करके लोकसभा भेजा, लोकसभा उस चेंजेस को मान नहीं रहा, मतलब दोनों सहमति पे नहीं आ रहे, उस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। क्या बोलते हैं उस सिचुएशन को, डेडलॉक सिचुएशन बोलते हैं। फिर दोनों की क्या बुलाई जाती है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल में आता है, आप बोलोगे भैया जॉइंट सिटिंग 108 आर्टिकल में आता है। फिर अगर सपोज ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया, फिर ये जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास। अब प्रेसिडेंट साहब के पास ऑप्शन होता है, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं कि या तो वो इसको स्वीकृति दे दें, एसेंट कर दें, या क्या करें, बिड होल्ड रख लें, अपने पास रख लें, पॉकेट बीटो का यूज करके बिड होल्ड कर लें, अपने पास रख लें। उसके बाद या वो रिटर्न कर दें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, प्रेसिडेंट ने कोई रिकमेंडेशन देके रिटर्न किया कि इसमें ये चेंजेस करो, और वो वापस से लोकसभा राज्यसभा ने उसमें कोई चेंज नहीं किया और वापस से प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट को वो अप्रूव करना पड़ेगा, उसको एसेंट देना ही पड़ता है। रिटर्न करने की पावर प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक बार होती है, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका, एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं, ऑर्डिनरी बिल तो हो गया। ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 363-68 के अंदर आता है, जो हमें अमेंडमेंट करने होते हैं। किसी भी हाउस में इसको हम इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होती, नो जॉइंट सिटिंग अलाउड। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जहाँ से पेपर में सवाल बना देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नो जॉइंट सिटिंग अलाउड, जॉइंट सिटिंग नहीं होती, ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग होती है। और प्रेसिडेंट अगर एक बार ये हाउस से पास हो गया तो प्रेसिडेंट को अप्रूवल देना ही होता है, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 डील्स विद द एडमिसिबिलिटी एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को स्वीकृति और उपयोग में संबंधित है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके एविडेंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप उन्हें यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको BNSS लास्ट लेक्चर में पढ़ा के आया हूँ, उसमें मैंने BNSS के बारे में डिटेल में बताया था। और यहाँ पर अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी और आपके इन सभी पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल्स, ये सब बहुत ज़्यादा वैलिड होंगे, बहुत ज़्यादा वैलिड माने जाएंगे। तो ये जो आपकी मैंडेटरी है यहाँ पर, जो एडमिसिबिलिटी है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिखा सकते हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान, ये अंडर द सेक्शन 530 आता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, सेक्शन से हो सकता है कि ज़्यादा डीप में आपसे सवाल ना पूछे, लेकिन फिर भी यार कुछ भी पूछ सकता है तो थोड़ा सा लिख लो। सेक्शन 35 कहता है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, मतलब कुछ केसेस में कुछ चीज़ें ऐसी प्रावधान की गई हैं, प्रॉपर लेटर वगैरह होना चाहिए, लेकिन अरेस्ट विदाउट वारंट
किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 35 में आता है। अगर हम सेक्शन 105 की बात करें तो सेक्शन 105 कहता है, मैंडेटरी कर दिया है इसने, मैंडेटरी। अब जो डिजिटल से रिलेटेड सेक्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो न्यूली ऐड किए गए हैं, ठीक है। मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर आप सर्च पे जा रहे हो तो उसकी मैंडेटरी है वीडियो रिकॉर्ड करना ऑफ सर्चेस एंड सीजर्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 84 की, तो इसमें डिटेंशन पीरियड के बारे में बात की गई है। डिटेंशन पीरियड के बारे में 84 में बात की गई है। अभी देखो ये सब जो मैं सेक्शन लिखा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एमटीएस में ना पूछा जाए, लेकिन आगे चल के कल को सीजीएल में पूछा जा सकता है 2026 में, लेकिन ये पूछे जरूर जाएंगे यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये सब न्यूली एडेड है, ये सब न्यूली कॉन्सेप्ट ऐड किए गए हैं। जीरो FIR का कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने जब मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था कि यू कैन रजिस्टर FIR फ्रॉम एनीवेयर। तो ये सेक्शन किस में है? 173 सेक्शन में है। ऑनलाइन FIR का सेक्शन किस में है? 175 में है ऑनलाइन FIR। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेक्शन 34, तो अगर सेक्शन 34 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसको वैलिड माना गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को वैलिड कर दिया है। कम्युनिकेशन वैलिड कहने का मतलब है जितने भी समन हैं, नोटिस हैं, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे कैसे होंगे? इलेक्ट्रॉनिकली उसको सर्व किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 356। अगर 356 सेक्शन की बात करते हैं तो जो कोर्ट है वो अपना जजमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी सुना सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, जजमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि कोर्ट कैन डिलीवर जजमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, या तो ये इस तरह से दे देगा, या मतलब आप समझ जाओगे कि पेपर में क्या पूछ रहा है और आराम से आप उसका रिप्लाई कर पाओगे, मतलब आंसर दे पाओगे। आज की इस क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोक डांस डोलू कुनीथा परफॉर्म्ड विद लार्ज ड्रम्स। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, डोलू कुनीथा जो परफॉर्म किया जाता है वो लार्ज ड्रम के साथ परफॉर्म किया जाता है। आगे आपके सवाल कुछ भी बन सकता है तो आपको पता होना चाहिए, और ये लार्ज ड्रम्स को ही हम डोलू बोलते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस ट्रेडिशनली डेडिकेटेड टू विच डाइटी, किस डाइटी के लिए फेमस है? तो ये मल्लिका अर्जुन जो कि शिवा का इनकारनेशन है, ठीक है। मल्लिकार्जुन शिव भगवान के लिए ये डेडिकेटेड है। ये किस ट्राइब के द्वारा, किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है? तो ये कुरुबा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, कुरुबा कम्युनिटी के द्वारा इसको किया जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डांस परफॉर्म किया जाता है सेमी सर्कल बना के। अगर कभी पूछे, इस तरह के सवाल पूछ रहा है आजकल, डांस परफॉर्म्ड इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल, डांस परफॉर्म कैसे किया जाता है? सेमी सर्कल में किया जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और डोलू कुनीता कहाँ का है? यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा? और नहीं लिखा तो बता देते हैं, कर्नाटका का है, कर्नाटका का। अगर कर्नाटका के और हम फोक डांस की बात करें तो एक यक्षगान काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा जाता है यक्षगान। ध्यान रखना, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटका का है, और ये बेस्ड है रामायण, महाभारत और पुराण, इनकी स्टोरीज़ को डिपिक्ट करता है यक्षगान। ये चीज़ ध्यान रखना। और जैसे कर्नाटका की हम बात करें, एक कम साले करके है, कम साले करके है, एक भूता आराधना करके है, भूता आराधनी करके है। ये सभी फोक डांसेस काफ़ी फेमस हैं आपके कहाँ के? कर्नाटका के। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और देखो, आई नो कि ये जो आपकी क्लासेस हैं ये इंग्लिश में ज़्यादा हो जा रही हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको जो गेम चेंजर सीरीज़ में डिजिटल नोट्स मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप PDF ग्रुप में हो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे।
ठीक है। और अगर आप पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि मुझे पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन होना है। 299 प्राइस है, आप क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, आप उस क्यूआर पे पेमेंट करोगे, विद इन 24 आवर्स आपको ग्रुप की लिंक सेंड की कर दी जाएगी हमारी टीम की तरफ से, और आप ऐड कर लेना। आपको गेम चेंजर सीरीज के नोट्स तो उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे डिजिटल फॉर्मेट में, और बाकी के यहाँ पर मैंने जो जितने भी नोट्स लिखे हुए हैं ये सारे, कहने का मतलब है मैं आपको फरवरी 2025 से पढ़ा रहा हूँ, और अभी आपका क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। जितना भी मैंने ये पूरी साल में आपको पढ़ाया है, हर एक क्लास के डिजिटल फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। जैसे मैंने आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये पढ़ाई है, इनके नोट्स मिल जाएंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये एमटीएस 2025 के लिए पढ़ाई है, इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर का वन शॉट कराया है, इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री मैराथन, पॉलिटी मैराथन, ज्योग्राफी मैराथन, इकोनॉमिक्स मैराथन, ये जो मैराथन कराई हैं, इनमें जो भी नया पढ़ाया था, जो लेक्चर में नहीं पढ़ाया था, वो लेक्चर नोट्स में अपडेट कर दिया है। साथ में इंग्लिश ग्रामर का जो वन शॉट कराया है, जिसमें कंप्लीट 45 ग्रामर रूल कराए हैं, जो कि मोर देन इनफ है, उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो यहाँ पर एडिशनल ग्रामर टॉपिक की क्लास कराई थी, जिसमें पहले टीसीएस नहीं पूछता था एमटीएस में, लेकिन आपका नया वेंडर पूछ सकता है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, वॉइस, होमोनिम्स, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब पढ़ाई थी, उसकी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट वोकेबलरी जो पार्ट 4 है हमारा, 4 पार्ट में जो हमने करे हैं वोकेबलरी को, एक पार्ट में 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 300 सिनोनियम्स, 175 एंटोनियम्स, 400 इडियम्स, ये 4 पार्ट में वोकेबलरी की है, इसके नोट्स मिल जाएंगे। फिक्स प्रोपोजिशन की जो क्लास की है उसके नोट्स मिल जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के जो वन शॉट कराएं उसके नोट्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब है ये सारी क्लासेस के आपको डिजिटल फॉर्म में हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। आपको कैसे ऐड होना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।